नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। कासगंज का नदरई पुल, जिसकी निर्माण शैली की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ये पुल इसलिए भी खास है क्योंकि बिना लोहे का इस्तेमाल किए आर्च बनाकर विशालकाय पुल बनाया गया है, जो आज के इंजीनियरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। करीब 125 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत में यह पुल बनाया गया था। इस पुल की डिजाइन आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरों ने तैयार किया था। पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे काली नदी बहती है, जबकि नदी के ऊपर दो गंग नहर बहती है। इसीलिए इंडिया न्यूज वास्तुकला की अद्भुत निशानी नदरई पुल की कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा है। कासगंज से महज 3 किलोमीटर दूर यह पुल स्थित है। इस पुल का निर्माण सन 1885 में शुरू हुआ था। आयरलैंड यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियर विलियम गुडगू ने पुल का डिजाइन तैयार किया था। यह पुल 4 साल में बनकर तैयार हुआ। सन 1989 में इसका शुभारंभ होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इसका इस्तेमाल आवागमन और व्यापारिक यातायात के लिए करना शुरू कर दिया था। पुल बनने के बाद आयरलैंड यूनिवर्सिटी में अपने छात्रों के लिए इसे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का हिस्सा भी बनाया गया। बेहद ही खूबसूरत है ये। सिविल इंजीनियरिंग की बेहतरीन निर्माण शैली और नायाब कारीगरी के इस पुल का निर्माण वर्ष 1885 में शुरू हुआ। आयरलैंड की कार्क यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत इंजीनियर विलियम गुडगू ने इस कार्य योजना को मूर्त रूप दिया। इस पुल के निर्माण में लगभग 4 वर्ष लगे। यह वर्ष 1889 में शुरू किया गया। इस पुल के निर्माण की जो खास बात है वो ये है कि इस पुल में चूने और गुड़ के जो कंक्रीट है उसका इस्तेमाल किया गया। हम अपने साथी पर्सन जो कैमरा पर्सन है उनसे कहेंगे कि वो दिखाएं। इस पुल के नीचे काली नदी बहती है, जो उस समय की निर्माण शैली का बेजोड़ नमूना है। यह जो काली नदी है यह इस पुल के नीचे से बह रही है। लगभग 100 फुट नीचे से यह काली नदी बह रही है। की कार्क यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत इंजीनियर विलियम गुडगू ने वर्ष 1883 में इस कार्य योजना को बनाना शुरू किया, इसके निर्माण की शुरुआत 1885 में शुरू हुई। इस पुल के निर्माण में इंजीनियर विलियम गुडगू ने एक अनोखा और रोमांचक रास्ता भी तैयार किया। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं। इस पुल में लगभग 8 सुरंग कोठरी हैं, जिनके बीच में रास्ता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यूज किया जाता था। यह रास्ता काली नदी के ऊपर और गंग नहर के नीचे यानी बीच से होकर गुजरता है। हालांकि बाद में इन सुरंग कोठरियों को भूल भुलैया के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि इनमें जो अंदर जाते थे वो रास्ता भटक जाते थे। जब स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई की शुरुआत हुई तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेज सैनिकों के द्वारा इन्हीं सुरंग कोठरियों में छोड़ दिया जाता था, जो रास्ता भटकने के कारण कभी कभी काली नदी में भी गिरकर मृत हो जाते थे। वर्ष 1885 में शुरू हुई नदरई एक्वाडक्ट नाम से यह परियोजना ब्रिटिश सरकार की उस समय की सबसे महंगी परियोजना थी। इस पुल के निर्माण में लाखों रुपए का खर्चा आया था। इंजीनियरिंग की बेजोड़ निर्माण शैली को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो गंग नहरें हैं, ये जब बरसात के समय में ओवरफ्लो होती हैं तो इनका जो पानी है वो नीचे बह रही काली नदी में गिराने के लिए एक बेहतरीन सुव्यवस्थित परियोजना बनाई गई थी। आप देख सकते हैं। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं। सामने एक आपको पाइप नुमा वस्तु दिख रही होगी। जब ये नहरें ओवरफ्लो होती हैं तो इनका पानी नीचे बह रही काली नदी में गिरने लगता है। इसके अलावा ये जो सुरंग कोठरी हैं हम इनको आपको दिखाते हैं।
ये जो सुरंग कोठरी हैं इनमें से नीचे को रास्ता जाता है। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं ये जो रास्ता जाता है। हालांकि बाद में आज़ादी के बाद प्रशासन ने इसको बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी लोग इसमें गिरकर अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वो इन्हीं में जो क्रांतिकारी थे जिनको पकड़ा जाता था उनके विद्रोह के आरोप में इन्हीं में फेंक देते थे या डाल देते थे, जिनसे वो कभी बाहर नहीं आ पाते थे और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। नदरई एक्वाडक्ट पुल यानी ऊपर से उतरकर हम नीचे आ पहुंचे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह पुल रोमांचकारी और ब्रिटिश इंजीनियरिंग का बेजोड़ नायाब नमूना है। हम अपने जो साथी कैमरा पर्सन हैं उनसे कहेंगे कि वो दिखाएं ये जो पास में है ये काली नदी बह रही है और ये जो नदी है ये इस पुल के नीचे से बह रही है तथा इस पुल की ऊपरी मंजिल पर दो निचली गंग नहर बह रही हैं और इन दोनों के मध्य में यानी बीच में जो ये सुरंग कोठरी हैं इनमें रास्ता बना हुआ है जो हम आपको दिखाएंगे। विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से आपको अक्सर यह खबरें मिलती रहती हैं कि अमुक पुल इतने दिन पहले बना था और धराशायी हो गया, लेकिन नदरई एक्वाडक्ट यानी झाल का पुल लगभग 150 वर्ष पुराना हो चुका है। इस पूरे पुल में कहीं भी 1% भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें ईंटें, चूना और गुड़ का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया था। इस समय जहां मैं खड़ा हूं यह एक सुरंग कोठरी है, इसमें दो तरफ रास्ता जाता है। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दोनों तरफ दिखाएं। मेरी बाईं तरफ एक ये सुरंग है, ये जो आगे से घूम के बिल्कुल जो नहर और नदी के बीचों बीच उस पार तक जाती है, तथा मेरी दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी एक सुरंग है जो इस पार से उस पार यानी नहर और नदी के बीच से जाती है। जहां एक और जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो अंग्रेज थे वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको नेस्ता नाबूद करने के लिए इन्हीं भूल भुलैया के रास्तों में छोड़ देते थे। चूंकि इस के नीचे जो काली नदी बह रही है उसमें काफ़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो ऐसे में कई बार जो स्वाधीनता संग्राम के दीवाने थे वो नदी में गिर जाते थे और मगरमच्छों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। वहीं स्थानीय जो लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि आपातकाल के दौरान जब अंग्रेज जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे उनसे छुपने के लिए अगर भागते थे तो वो भी इन्हीं सुरंगों में पनाह लेते थे। एक्वाडक्ट पर बहुत ज़्यादा विस्तृत से बताने के लिए हमारे साथ कासगंज के इतिहासकार राजा मुकुल मान सिंह मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज नदरई एक्वाडक्ट का प्रकरण लेकर के बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये दुनिया की नज़रों से एक अछूता अजूबा है जिसको कि सभी के पटल पर लाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। सर, क्या कुछ जानकारी है इसकी? यहाँ पर एक नदी हुआ करती है, काली नदी। आज तो इसका रूप विकृत हो चुका है, लेकिन पुराने ज़माने में इसको कालिंद्री कहते थे। कालिंदी यमुना और कालिंद्री काली नदी। इससे पहले इसका एक पौराणिक नाम है इक्षुमती। इक्षुमती मतलब एक पूजनीय एक नदी हुआ करती थी। इक्षु का मतलब होता है गन्ना, शुगर केन। ये पूरी शुगर केन बेल्ट थी और इस बेल्ट में बिना किसी सिंचाई के शुगर केन पैदा हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। हम लोगों की लापरवाहियों की वजह से काली नदी विकृत होती चली गई। इसमें कूड़ा करकट आता चला गया। इसकी पानी ले जाने की क्षमता घटती चली गई और एक समय ऐसा आ गया कि ये जो अपना क्षेत्र था जहाँ पर कि ये सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। एक्वाडक्ट पर
बहुत ज़्यादा विस्तृत से बताने के लिए हमारे साथ कासगंज के इतिहासकार राजा मुकुल मान सिंह मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज नदरी एक्वाडक्ट का प्रकरण लेकर के बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये दुनिया की नज़रों से एक अछूता अजूबा है जिसको के सभी के पटल पर लाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। सर, क्या कुछ जानकारी है इसकी? यहाँ पर एक नदी हुआ करती है, काली नदी। आज तो इसका रूप विकृत हो चुका है, लेकिन पुराने जमाने में इसको कालिंद्री कहते थे। कालिंदी यमुना और कालिंद्री काली नदी। इससे पहले इसका एक पौराणिक नाम है इक्षुमती। इक्षुमती मतलब एक पूजनीय एक नदी हुआ करती थी। इक्षु का मतलब होता है गन्ना, शुगर केन। ये पूरी शुगर केन बेल्ट थी और इस बेल्ट में बिना किसी सिंचाई के शुगर केन पैदा हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। हम लोगों की लापरवाहियों की वजह से काली नदी विकृत होती चली गई। इसमें कूड़ा करकट आता चला गया। इसकी पानी ले जाने की क्षमता घटती चली गई और एक समय ऐसा आ गया कि ये जो अपना क्षेत्र था जहाँ पर कि ये सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, वहाँ पानी की कमी महसूस होने लगी। तो ये सन 1884 की बात है। एक हिंदुस्तान पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मीटिंग करी और हुकूमत ने ये पाया कि यदि किसी वजह से हम गंगा के पानी को टेल तक ले जाएं, यानी कि इटावा कानपुर का क्षेत्र, तो ये इतना पैदावार बढ़ा देगा कि जो हमारी लागत है वो 2-3 साल में वापस आ जाएगी। इस रिपोर्ट को देखते हुए ये पूरा इलाके की चिन्हित करना शुरू कर दिया और गंगा कैनाल बनाना शुरू किया। गंगा कैनाल 2 तरीके की बनी, एक अपर गंगा कैनाल और एक लोअर गंगा कैनाल। ये जो काली नदी के पास जो कैनाल आती है, ये लोअर गंगा कैनाल आती है। लोअर गंगा कैनाल जब बनी तो इटावा से बनती हुई यहाँ तक आ गई और जो नरौरा के पास से निकल करके ये नदी नदरई तक आ गई। अब समस्या ये आ गई कि गंगा नहर के नीचे से एक नदी निकल रही थी। अब इसके लिए कोई पुल बनाना आवश्यक था। एक नदी के ऊपर पुल एक अजूबा घटना था। हालांकि यूरोप में कई जगह ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, तो एक एक्वाडक्ट का प्लानिंग किया गया। तो वो एक्वाडक्ट का प्लानिंग करने के लिए यूरोप से कई इंजीनियर्स यहाँ पर आए और उन्होंने इसकी डिज़ाइन बनाई। जो ये एक्वाडक्ट बना, इसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है। ये रोचक कहानी को जानने के लिए आप रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये रोचक कहानी आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से देश और दुनिया को बताएं। ये रोचक कहानी ये है कि जिस समय ये पुल का डिज़ाइन स्वीकार हुआ तो समस्या ये आई कि इसके ऊपर जो एक डक्ट बने, जो पुल बने, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। जो उस समय इंजीनियर थे उन्होंने इसको कैलकुलेट किया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, लेकिन जो इनके चीफ इंजीनियर थे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जब मानसून आता है तो काफ़ी मात्रा में ये नदियाँ, ये नहर जल लेकर के आएगी और यदि हमने ये क्षेत्र की अगर जो लंबाई चौड़ाई में अगर ध्यान नहीं दिया तो ये कभी भी पुल को तोड़ सकती है। तो उन्होंने जितना पुल पे लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए उसकी चौड़ाई जो है बढ़ा दी।
जब बन के तैयार हुआ तो किसी ने, जा सके। देखिए डॉल्फिन का एक अलग महत्व है। डॉल्फिन वाटर प्योरिटी के लिए एक मानक है। किसी भी नदी में, किसी भी नहर में, किसी भी वाटर बॉडी में डॉल्फिन तभी दिखाई दे सकती है या पैदा हो सकती है या घूम के आ सकती है जब वो प्योरिटी के मानकों पे खरा उतरे। किसी भी जल में आपको डॉल्फिन दिखती है तो मान के चलिए इसका पानी आपके आचमन और पीने योग्य है। दूसरी बात, काली नदी में एक जमाने में बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ हुआ करती थी। बीसियों तरीके की, बीसियों वैरायटी की मछलियां मिलती थी। इरिगेशन डिपार्टमेंट तो इसमें मछली का ठेका भी उठाता था। लेकिन आपको ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि काली नदी में जरा सा भी पोल्यूशन कासगंज जिले के अंदर नहीं होता। सारा का सारा पोल्यूशन अलीगढ़, बुलंदशहर और हापुड़, मेरठ उस क्षेत्र से आता है। मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आप सख्त प्रयास करें, किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी शहर का मलबा काली नदी में सीधे ना आने पाए। आपके सरकार के प्रयासों से एसटीपी प्लांट्स लग रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गंदगी से आपको दिखता है कि ये हमारी नदी में जा रहा है, तो सरकार से निवेदन है कि वहाँ एसटीपी प्लांट लगा दे, उसको प्योर कर ले। प्योरिटी के बाद उसको जल जो है वो नदी में आ जाएगा या नहर में आ जाएगा और हमारी नदियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। और मैं आपको बता दूं, एसटीपी प्लांट से इतना जो गंदगी और मलबा निकलता है उसको बेच करके हम उसको एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं। तो हमारे नदियों के ऊपर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं जब भी काली नदी के आसपास घूमता हूं तो मुझको मगर जरूर दिखाई देते हैं। और मगर का मतलब मगरमच्छ से है ना? मगरमच्छ से, मगरमच्छ दिखाई देते हैं। क्रोकोडाइल तो एक्चुअली क्रोकोडाइल हैं ये सारे के सारे। ये अपना मगर है, ये भी क्रोकोडाइल है। और एलिगेटर यहाँ पे कम दिखाई देते हैं, एलिगेटर भी हैं। बहुत सारे कछुए भी बहुत हैं। लेकिन अब मैं अभी भी गया था तो एक पतार जैसा बड़ा वाला है, जैसे चित्रा इंडिका है, ये वाले कई सारे जो कछुए हैं इसमें है। अब कछुओं को, मगर को आप इनको नेचुरल स्कैवेंजर्स माने। प्राकृतिक रूप से सफाई के लिए कुदरत ने नदियों में इन मछलियों को, मगरमच्छ को और कछुओं को आपको दिया हुआ। ये नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, आपके द्वारा फैलाई गई या प्रकृति के द्वारा फैलाई गई या कोई जंगली जानवर उसमें मर जाता है तो उसकी सफाई करने का काम यही करते हैं। पानी की गंदगी की वजह से अब बहुत सारी मछलियों की वैरायटी कम हो गई है, लेकिन स्योड़, कैरेट और एक दो वैरायटीज़ हैं वो दिख जाती हैं। और ख़ास तौर से वो वैरायटीज़ जो कि किसी भी प्रकार की काई से लेकर के पत्थर को चाट करके वो अपना भोजन ले लेती है, वही रह गई हैं। कोई ऐसी अच्छी वैरायटीज़ अब नदी के इस जल में दिखाई नहीं देती। लेकिन नहर में जो पानी आता है इसमें अच्छा पानी है। तो कैसे ना कैसे करके हमको कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच करना चाहिए कि इस नहर के पानी से न केवल सिंचाई हो, न केवल फ्लड कंट्रोल हो, बल्कि नदियों की सफाई के लिए जो हमारी काली नदी है इसको भी शुद्ध करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मेरा सरकार से अनुरोध है। तो ये थे शंकरगढ़ किले के राजा मुकुल मान सिंह, जिन्होंने नदरई एक्वाडक्ट और नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल यादव के साथ अतुल यादव, इंडिया न्यूज, कासगंज।